Very good morning to all of you. My dear students, in today's topic, I am going to tell you about a very beautiful poem composed by रॉबिन क्लीन. रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है एमेंडा. एमेंडा के बारे में इस पोएम में हम लोग जानेंगे. इस कविता की अगर हम बात करें तो हम लोग जानेंगे कि कोई भी बच्चा जो होता है, एक छोटा सा बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अक्सर कभी उसका कोई काम करने का मन करता है तो कभी उसका कोई काम करने का मन करता है, लेकिन उसकी भावनाओं को कंट्रोल किया जाता है उसके माता पिता के द्वारा. उसकी आज़ादी को उसके माता पिता के द्वारा कंट्रोल कर दिया जाता है, उसकी आज़ादी पर पर्दा डाल दिया जाता है. तो इस कविता में हम लोग जानेंगे एक एमेंडा नाम की छोटी सी लड़की के बारे में. ये लड़की एमेंडा जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि बड़े लोग उसे हमेशा कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं, निर्देश दिया करते हैं. कभी कोई बड़ा उससे कहता है कि दांतों से अपने नाखून मत काटो, तो कभी उसे कोई मना करता है कि कंधे झुकाकर मत चलो. सब लोग ये चाहते हैं कि एमेंडा सुस्त ना दिखे और सीधी बैठी रहे. एमेंडा ये कहती है कि वो अपने जो बड़े हैं, जो उसे निर्देश देते हैं, वो उनसे पूरी तरह से आज़ाद हो जाना चाहती है. वो एक कल्पना करती है कि एक हरे रंग का गहरा समुद्र है और उस शांत हरे समुद्र के पानी में एकमात्र एक ही निवासी है, एक अकेली रहने वाली लड़की है. वो कौन है? वो एक जलपरी है. तो एमेंडा अपने आप को एक जलपरी मरमेड के रूप में अपने आप की कल्पना करती है और वो कहती है कि कितनी हम आज़ादी के साथ, कितनी आसानी से हम वहाँ पर अकेले घूमते हैं, विचार कर सकते हैं. एमेंडा को उसके माता पिता हर समय एक ही बात के लिए परेशान करते रहते हैं कि एमेंडा तुमने अपना काम किया या नहीं किया, एमेंडा तुमने जो है अपना होमवर्क कंप्लीट किया, अपना कमरा साफ़ किया या नहीं साफ़ किया, तुमने अपने जूते साफ़ किए या नहीं साफ़ किए. हर बार एमेंडा को उसके माता पिता यही सब सुनाते रहते हैं. एमेंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके माता पिता उसके ऊपर नियंत्रण रखें और अपने माता पिता के बार बार कंट्रोल्ड बिहेवियर से, उनके बार बार जो उनके डोमिनेटिंग बिहेवियर है उसके ऊपर हमेशा आदेश चलाने वाला, उससे परेशान होकर एमेंडा ये इच्छा करती है कि इससे तो अच्छा होता कि हम अनाथ होते. वो इमेजिन करती है कि गलियों में भटकने वाली वो अब एक अनाथ लड़की है, वो अपने शान नंगे पैरों से अब जो सॉफ्ट धूल है, यानी कि कोमल कोमल धूल है, उस पर वो आकृतियाँ बना रही है, नए नए डिज़ाइंस बना रही है. एमेंडा शांति और आज़ादी चाहती है, क्योंकि जहाँ पर शांति होती है, जो खामोशी होती है, वो बहुमूल्य होती है. और स्वतंत्रता जहाँ पर होती है, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सुख प्रदान करती है. एमेंडा के माता पिता बार बार कुछ न करने से एमेंडा को रोकते रहते हैं. कभी वो कहते हैं चॉकलेट मत खाओ एमेंडा, कभी वो कहते हैं एमेंडा चॉकलेट मत खाओ क्यों तुम्हारे मुहासे निकले हुए हैं, कभी वो कहते हैं एमेंडा मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात एमेंडा. तो एमेंडा इतना ऊब जाती है अपने माता पिता के इन बातों को सुन सुन के कि वो कहती है, वो कल्पना करने लगती है कि हम अकेले होते काश रेपुंजल नाम की राजकुमारी की तरह से. रेपुंजल की कहानी सभी ने सुनी होगी. रेपुंजल एक राजकुमारी थी जिसको एक डायन ने पाला था. ठीक है, उसके बाल सुनहरे थे, बहुत लंबे बाल थे. वो एक पेड़ के ऊंचाई पर बने हुए घर में रहा करती थी, वहाँ पर कभी किसी मनुष्य का आना जाना नहीं होता था. तो उसी राजकुमारी के जो है कल्पना करती है, वो कहती है काश हम रेपुंजल होते और हम अकेले और शांत जीवन व्यतीत करते, किसी ऊंची मीनार में हम रहते जहाँ पर जीवन शांत होता, अत्यधिक अच्छा होता. वो सोचती है कि काश वो एक ऐसी जगह पर रहती जहाँ ना तो कोई आ जा सकता, वो अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी और किसी को भी अपने मीनार में आने नहीं देगी, जैसा कि रेपुंजल ने किया था. यानी कि एक राजकुमार आया था तो रेपुंजल ने अपने बालों को लटकाकर उसको कहा कि वो ऊपर जो है उसके बालों को पकड़कर ऊपर आ जाए, क्योंकि वो उससे प्रेम करने लगी थी. तो इसलिए वो कहती है कि हम किसी को अपनी इस शांत जगह पर आने नहीं देंगे.
अमेंडा से बार बार कहा जाता है कि तुम हमेशा दुखी हो, मुंह उतारे रहती हो, ये सब बंद करो। उसके माता पिता कहते हैं तुम हमेशा बुरे मूड में रहती हो, दुखी रहती हो। कभी उसके माता पिता उससे कहते हैं कि जो भी उसे देखेगा इस तरह से मूड में घूमते हुए तो यही कहेगा इसके माता पिता इस लड़की को सही ढंग से नहीं रखते हैं, इसलिए लड़की बनी हुई सी रहती है। तो ये इस कविता का पूरी थीम थी। चलिए जानते हैं लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को, जिसका नाम है एमेंडा, कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई है ये पोएम। तो रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई इस कविता में एमेंडा के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला स्टैंजा, डोंट बाइट योर नेल्स। एमेंडा के माता पिता उससे क्या कहते हैं? डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। बाइट माने दांतों से, अपने दांतों से अपने नाखूनों को मत काटो एमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच माने लटकाना, यानी कि एमेंडा अपने कंधों को लटकाकर मत चलो। फिर वो कहते हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, इस तरह से सुस्ती को बंद करो, यानी कि स्लाउचिंग माने सुस्त दिखना। क्या कहते हैं? स्टॉप माने बंद कर दो, दैट स्लाउचिंग माने सुस्त दिखना, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी होकर बैठो एमेंडा। उसके माता पिता क्या कहते हैं? कहते हैं एमेंडा, फिर से देख लीजिए, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, एमेंडा अपने दांतों से अपने नाखूनों को मत काटा करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, एमेंडा अपने कंधों को लटकाकर मत रहा करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्टॉप माने रोक दो, बंद कर दो। दैट स्लाउचिंग मीन्स इस सुस्ती को दूर करो, खत्म करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठ जाओ एमेंडा। ये कौन कहता है? एमेंडा के माता पिता। अब इस बात से एमेंडा जो है बहुत निराश हो जाती है, और निराश होने के बाद एमेंडा क्या करती है? वो अपने माता पिता से इसमें आज़ाद होना चाहती है, एक तरह की आज़ादी चाहती है, और कल्पना करती है कि वो जलपरी है। देखिए वो कहती है देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी। लैंग्वेड एमराल्ड सी माने होता है शांत हरा समुद्र। क्या होता है? कह रही है एक शांत हरा समुद्र है, वेयर जहां पर द सोल इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट माने निवासी, इज मी, जहां की एकमात्र निवासी कौन है? मैं हूं। ए मरमेड, मैं कौन हूं? मैं एक जलपरी हूं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं क्या करती हूं? मैं ड्रिफ्टिंग माने विचरण करती हूं, घूमती फिरती रहती हूं। वंडर्स यानी कि तो भटकती रहती हूं। ब्लिसफुली माने आनंददायक ढंग से, खुशी के साथ मैं इधर उधर घूमा करती हूं। फिर एमेंडा के माता पिता उससे क्या कहते हैं? एमेंडा के माता पिता उससे कहते हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा। एमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, खत्म कर लिया है, गृह कार्य पूरा कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा। एमेंडा क्या तुमने अपने कमरे की सफाई कर ली है? टाइडी मीन्स सफाई कर लेना। क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया है, अच्छा व्यवस्थित कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। उसकी माँ कहती हैं मैंने सोचा था कि मैं सोचती हूँ मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम अपने जूते भी साफ कर लेना एमेंडा। एमेंडा क्या तुमने अपने जूते साफ किए? तो एमेंडा इस बात से बहुत ऊब जाती है और अपने आप को क्या समझती है कि इससे तो अच्छा होता हम क्या होते, हम अनाथ होते, और अनाथ होते तो क्या करते, आराम से कहीं भी घूम सकते, आराम से अपने जीवन को गुजारते। देखिए क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन, काश मान लो मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट्स, मैं सड़कों पर कैसे भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं कोमल धूल पर, पैटर्न माने आकृतियां बनाना यानी कि निशान बनाना। विद माई हस्ड बेयर फीट, अपने शांत नंगे पैरों से, चुपचाप चलने वाले कदमों से मैं उस पर कोमल धूल पर निशान बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, जो खामोशी होती है वो सुनहरी होती है यानी कि मूल्यवान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी होती है वो मधुर होती है।
डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा। अब एमेंडा के माता पिता उससे क्या कहते हैं, एमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा। एमेंडा याद रखो, एक्ने माने अपने मुहासों को, एमेंडा अपने निकले हुए मुहासों को याद रखो, चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। उसके माता पिता कहते हैं क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं एमेंडा। एमेंडा क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं। चॉकलेट मत खाओ और अपने मुहासों को याद रखो। अगले स्टेंजा में वो अपने आप की कल्पना करती है रेपुंजल से। क्या कहती है, आई एम रेपुंजल। मैं, मान लो मैं एक रेपुंजल हूं। आई एम रेपुंजल। वो कहती है मैं कल्पना करती हूं कि मैं रेपुंजल नाम की राजकुमारी हूं। आई हैव नॉट ए केयर। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल माने शांत, रेयर माने दुर्लभ। ठीक, जो मीनार के अंदर, यानी कि मीनार में जो जीवन है मेरा अकेले रहने वाला, वो कैसा है, शांतिपूर्ण है और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं निश्चित रूप से कभी अपने चमकदार सुनहरे बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी। क्यों नहीं लटकाऊंगी, ताकि कोई ऊपर आ जाए और हमारी शांति में बाधा डाले। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। सल्किंग माने होता है दुखी नजर आना। ये जो दुखी सी नजर आ रही हो एमेंडा, तुरंत ये बंद करो। ये उदास दिखना बंद कर दो एमेंडा। मुंह लटकाना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा। एमेंडा हमेशा मूडी बनी रहती हो, अजीब से मन वाली बनी रहती हो। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें जो है परेशान किया है एमेंडा। एमेंडा हम लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता, हर कोई यही समझेगा। तो एमेंडा इस तरह से दुखी दिखना बंद कर दो। तो ये बच्चों आपकी पोएम थी जिसका नाम है एमेंडा बाय रॉबिन क्लीन। पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम को। A very good morning to all of you. My dear students, in today's topic I am going to tell you about a very beautiful poem, Animals. Animals नाम की कविता जिसका हिंदी अर्थ होता है जानवर या पशु, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही शानदार कविता है। एनिमल्स, पोएट का नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वॉल्ट विटमैन। तो बच्चों, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई ये पोएम हमारे क्लास 10th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इस कविता में जो हमारा पोएट है वो ये इच्छा प्रकट करता है कि काश वो एनिमल्स के साथ रहता और उनके लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकता, उसका अनुभव ले सकता। ऐसा उनकी लाइफ का अनुभव ले सकता जहाँ पर ना कोई शिकायतें हैं, जहाँ पर हर कोई आज़ाद है, पापों से और दुखों से आज़ाद है, जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए यही है कि वो अपने जीवन को आनंद के साथ जीते हैं। इस कविता में पोएट हमें ये बताता है कि वो जब जानवरों के साथ रहता है, मनुष्यों की तुलना में वो ज़्यादा उनके साथ सुखी महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। वो जानवरों को ज़्यादा सरल और अच्छा पाता है, जबकि मनुष्य उसके लिए बहुत ही जटिल और गलत तरह के होते हैं, बहुत ही अजीब तरह के लोग होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं। इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहला स्टेंजा इसको हम देखेंगे। लिखा हुआ है, पोएट कहता है आई थिंक मैं सोचता हूँ। आई कुड टर्न माने मैं चेंज हो सकता हूँ, बदल सकता हूँ। एंड लिव विद एनिमल्स, पोएट कहता है मुझे लगता है कि मैं अपने आप को परिवर्तित कर लूं और मैं जानवरों के साथ रहूं। क्यों जानवरों के साथ रहूं? वो कहता है क्योंकि दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड माने होता है शांत, यानी कि काम, बहुत ही शांत रहने वाले, क्योंकि वो बहुत शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड का अर्थ होता है आत्मसंतुष्ट। वो बहुत शांत होते हैं और खुद में संतुष्ट रहने वाले होते हैं।
पोएट कहता है आई स्टैंड, जब मैं खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट देम, और उनकी तरफ देखता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो मैं बस उन्हें देखता ही जाता हूँ काफ़ी लंबे समय तक। फिर से एक बार स्टेंजा को समझिए। पोएट कहता है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मैं सोचता हूँ कि मैं परिवर्तित हो सकता हूँ और जानवरों के साथ रह सकता हूँ। क्यों रह सकता हूँ? क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि वो बहुत शांत होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड, आत्मसंतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, जब भी मैं जानवरों को खड़ा होकर देखता हूँ तो देखता ही रहता हूँ और लंबे समय तक उन्हें देखता ही रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं बच्चों। पोएट कह रहा है, कहता है दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट स्वेट, एंड स्वेट मीन्स होता है पसीना बहाना, और वाइन मीन्स होता है चिंता करना। स्वेट मीन्स पसीना बहाना, वाइन मीन्स चिंता करना। अबाउट दियर कंडीशन, कंडीशन माने स्थिति। जानवर कभी भी, दे मतलब जानवर, दे किसके लिए आया है? एनिमल्स के लिए। वे ना तो कभी पसीना बहाते हैं और ना कभी चिंता करते हैं। अबाउट दियर कंडीशन, अपनी स्थिति के बारे में, वो कभी अपनी स्थिति के बारे में न चिंता करते हैं न पसीना बहाते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो मनुष्यों की तरह से, ये लिखा नहीं है लेकिन मनुष्यों की तरह से क्या नहीं करते? दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, अंधेरे में पड़े रहते हैं और जागते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते, यानी कि वो अंधेरे में पड़े रहकर कभी जागते नहीं हैं, जागा नहीं करते। एंड वी फॉर दियर सिंस, ना ही अपने पापों के लिए वो रोया करते हैं। वो ना तो अंधेरे में जागते रहते हैं और ना अपने पापों के लिए क्या करते हैं? मतलब रोया करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, मेक मी सिक माने बीमार कर देना, वे मुझे बीमार नहीं बनाते, यानी कि मैं उनसे नहीं ऊबता। डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को बताते हुए, यानी कि वो ईश्वर के प्रति कर्तव्य को बताते बताते हमें बीमार नहीं कर देते। जैसे लोग जो है बातों बातों में बताया करते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जानवर कभी जो है पकाते नहीं हैं। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन, एक भी जानवर ऐसा नहीं होता जो क्या हो? इज डिससेटिस्फाइड, जो असंतुष्ट हो। कोई जानवर कभी असंतुष्ट नहीं होता। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, डिमेंटेड विद, डिमेंटेड माने होता है पागल हो जाना, मेंटल इलनेस हो जाना, यानी कि मानसिक रोगी हो जाना। एक भी जानवर मानसिक रोगी नहीं होता। किस तरह का मानसिक रोग? विद द मेनिया, मेनिया माने होता है धुन सवार हो जाना, ऑफ ओनिंग थिंग्स, लो चीज़ों को अपना बनाने की। कोई भी जानवर, एक भी जानवर ऐसा नहीं होता जो चीज़ों को पाने के लिए पागलपन की हद तक चला जाए, इंसानों की तरह से। एक भी जानवर कभी भी पागलपन नहीं दिखाता। नॉट वन नील्स टू अनदर, ना ही कोई ऐसा जानवर होता है नील्स टू अनदर जो दूसरे जानवर के सामने घुटने टेक दे, यानी कि उसके सामने चापलूसी करने लगे। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड 1000 years ago, ना ही अपने जैसे किसी मनुष्य के आगे जो हज़ारों साल पहले जिंदा रहा हो, उसके लिए भी कभी घुटने नहीं तोड़ता है। जैसे इंसान जो है ईश्वर की पूजा अर्चना करा करता है, हज़ारों साल पहले लोग जो जिए हैं उनके सामने, लेकिन जानवर कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकते, भले ही उनके हज़ारों साल से उनका भी अस्तित्व है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी, कोई भी एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो सम्मान प्राप्त करने वाला हो या नाखुश हो। ओवर द होल अर्थ, पूरी धरती पर, पूरी धरती पर, संपूर्ण पृथ्वी पर एक भी जानवर ऐसा नहीं होता जो कैसा हो? सम्मानित हो या नाखुश हो। सब जानवर एक जैसे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोएट कहता है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। एक लाइन इसमें मिसिंग है, देखेंगे
लाइन ये है कि सो दे शो दियर रिलेशन, सो दे शो दियर रिलेशन, अतः वो अपने संबंध को दर्शाते हैं, टू मी माने मेरे प्रति, और कैसे, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ, एंड आई एक्सेप्ट देम। पोएट कहता है, ये लाइन इसमें दी नहीं गई है तो इसमें हम देखेंगे क्या कहता है, सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी, इसीलिए पशु मेरे प्रति प्रेम दर्शाते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स माने होता है गुण, वो मुझे मेरे गुण दिखाते हैं, यानी कि वो मुझे मेरे गुण दिखाते हैं। दे इवेंस, इवेंस माने प्रस्तुत करना, प्रकट करना, वो क्या करते हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाना। देम प्लेनली इन दियर पोजेशंस, वो अपने अंदर इन गुणों को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं। वो ऐसे मुझे गुण दिखाते हैं, जैसे गुण उनके अंदर हैं वैसे ही गुण मुझे मेरे गुण दिखाते हैं। आई वंडर, मैं ये सोचता हूँ, मैं आश्चर्य करता हूँ, वेयर दे गेट दीज टोकन्स, आखिर उन्हें ऐसे गुण कहाँ से मिले। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या मैं ही काफ़ी लंबे समय पहले उनके पास से होकर गुजरा था। एंड नेग्लिजिबली ड्रॉप देम, और धोखे से शायद भूल से मैं उन गुणों को वहाँ गिरा आया था, क्या इसीलिए ये गुण उन लोगों को मिल गए। तो ये बच्चों आपकी पोएम थी जिसका नाम था A very good morning to all of you. My dear students, in today's topic I am going to tell you about the poem The Trees. बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रीज़ नामक एक कविता के बारे में जो हमारे क्लास 10th में चल रही है और पोएम नंबर है 6। द ट्रीज़ नाम की ये पोएम जिसका हिंदी अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष, ये एंड्रियानी रिच के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, एक संघर्ष दिखाया गया है मैन और नेचर के बीच, मनुष्य और प्रकृति के बीच में। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के विकास और उन्नति के साथ साथ जो मनुष्य होते हैं उन्होंने अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को अपने फ़ायदे के लिए उपयोग में किया है, यानी कि प्रकृति का अपने फ़ायदे के लिए उपयोग किया है। और इसीलिए उन्होंने जो प्राकृतिक वातावरण है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो हमें इस कविता के माध्यम से जो हमारी पोएटेस है, कवित्री है, वो हमें ये संदेश देना चाहती है कि जो कुछ पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं हमारे घरों के अंदर, उनकी उपस्थिति हमें जो प्रकृति की भावना है, प्राकृतिक भावनाएं हैं, उसकी फीलिंग नहीं देती है। वो ये बताती है कि जो वृक्ष हैं और जो पेड़ पौधे हैं जिनका उपयोग घर की साज सज्जा के लिए किया जाता है, ये पेड़ पौधे कैसे हैं, ऐसे हो गए हैं जैसे कि इन्हें किसी ने कैद कर लिया है, जेल में डाल दिया है। वास्तव में वृक्षों का, पेड़ पौधों का जो वास्तविक है, प्राकृतिक स्वरूप है, स्वाभाविक स्वरूप है, वो घरों के अंदर नहीं है, गमलों के अंदर नहीं है। कहाँ है? बाहर है, जंगल में है, जहाँ पर वो उन जंगलों में है जिन जंगलों को हमने बर्बाद कर डाला है, नष्ट कर डाला है। ये कविता हमें बताती है कि कैसे पेड़ जो है आज़ाद हो जाना चाहते हैं दीवारों से, वो दीवारें जो मनुष्य ने उनके चारों ओर बना दी हैं, और ये पेड़ आज़ाद होकर जंगल में चले जाना चाहते हैं। पोएटेस कहती है कि हर चीज़ के अंदर गहरी इच्छा है आज़ादी की, इसीलिए हर किसी को स्वतंत्र रूप से विकास, हर किसी का होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक होता है। इसीलिए हमें प्रकृति के नियम को, प्रकृति के कानून को मानना चाहिए, और जैसे जिस चीज़ का विकास होता है उस चीज़ का उसी तरह से विकास करना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं, अपनी इस पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं, जिसका नाम है ट्रीज़ एंड बाय एंड्रियानी रिच।
द ट्रीज, ट्रीज का अर्थ होता है वृक्ष। इस पोएम को लिखा है एंड्रियानी रिच ने। देखते हैं इस पोएम को। सबसे पहला स्टेंजा, पोएट्रेस ने बताती है द ट्रीज इनसाइड, घर के अंदर जो पेड़ हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे विकसित होकर किधर जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जंगल की ओर? क्योंकि वो आज़ाद हो जाना चाहते हैं, घरों की दीवारों में कैद होकर रहना नहीं चाहते। वो कहती है कि घर के अंदर जो पेड़ हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट, उस जंगल की ओर, दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो इन दिनों खाली हो गया है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर ना तो कोई चिड़िया बैठ सकती है, नो इंसेक्ट हाइड, ना कोई कीड़ा छिप सकता है, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और ना ही कोई ऐसा सूर्य है जो छाया में इसके पैरों को जला दे। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जंगल जो खाली था इन सारी रातों में, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, कल सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएगा। क्यों भर जाएगा? क्योंकि पेड़ चल पड़े हैं जंगल की ओर। पोएटेस कहती है ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें काम करती रहती हैं। आप जानते हैं दिन रात पेड़ों की जड़ें बढ़ती रहती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, डिसएंगेज माने अपने आप को आज़ाद कर देना, अपने आप को आज़ाद कर देने के लिए सारी रात जड़ें मेहनत करती रहती हैं। कहाँ से आज़ाद कर देने के लिए? फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, बरामदे के फर्श की दरारों से आज़ाद होने के लिए जड़ें क्या करती हैं? सारी रात मेहनत करती रहती हैं। घर में अगर कहीं कोई पेड़ है तो आप देखेंगे जहाँ दरारें होंगी वहाँ भी उसकी किल्लियाँ सी फूट आती हैं। वही पोएटेस बताना चाहती है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, पोएट कहता है द लीव्स, स्ट्रेन माने होता है दबाव डालना, टुवर्ड द ग्लास माने शीशे पर। जो पत्तियां हैं वो शीशे पर क्या करती हैं? दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी शाखाएं हैं स्टिफ विद एक्सर्शन, कैसी हो गई हैं? परिश्रम कर करके कठोर हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बोज, और लॉन्ग क्रैम्ड बोज, लंबी लंबी तंग शाखाएं। शफलिंग अंडर द रूफ, क्या कर रही हैं? छत के नीचे रगड़ लगा रही हैं, रगड़ मार रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, कैसे? ऐसी लग रही हैं जैसे अभी अभी नए नए कोई रोगी जो है डिस्चार्ज हुए हों, अस्पताल से निकल कर आए हों। हाफ डेज, आधे आश्चर्य में डूबे हैं। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और कहाँ से चल रहे हैं? किसी अस्पताल के दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। पोएटेस कहती है आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। डोर्स ओपन टू द, मैं बरामदे में दरवाज़ों को खोल कर अंदर बैठी हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे मैं पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन, इन विच जिनमें, आई माने मैं, स्कैर्सली माने मुश्किल से, मेंशन माने बताती हूँ, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, किसके बारे में? जंगल के समाप्ति के बारे में। फ्रॉम द हाउस, घर से, यानी कि घर से जंगल की समाप्ति के बारे में या विदाई के बारे में बताती हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, रात तरोताज़ा है, सुहावनी है। द होल मून शाइन्स, सारा चंद्रमा चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, एक ऐसे आसमान में जो अभी भी खुला है, खुले आसमान में चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, जो खुशबू है किसकी?
पत्तियों और काई की, लिचन मतलब होता है काई, हरे रंग की काई होती है जो बरसात के बाद उगाती जम जाती है, जो पत्तियों और काई की महक है। स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, कमरों में किसी आवाज़ की तरह से ये खुशबू धीरे धीरे पहुंच रही है। और लास्ट स्टेंजा देखेंगे बच्चों, पोएटेस कहती बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है ये। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर इन पत्तियों और काई की फुसफुसाहट से भरा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, क्या हो रहा है, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, लड़खड़ाते हुए पेड़ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के अंधेरे में। विंड रश टू मीट देम, हवा तेजी से उनसे मिलने के लिए चल रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और चंद्रमा किसी शीशे की तरह से, दर्पण की तरह से टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, और इसके टुकड़े अब एक लंबे शाहबलूत के पेड़ की चोटी के ऊपर कैसे लग रहे हैं, यानी कि चमक रहे हैं। किसी इट्स पीसेस, इसके जो टुकड़े हैं, फ्लैश नाउ, अब चमक रहे हैं। इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, सबसे ऊंचे ओक ट्री के मुकुट में, अर्थात सबसे ऊंची चोटी पर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है चंद्रमा आधा छिप चुका है और उसकी जो रोशनी है वो ओक जो पेड़ है उसकी चोटियों पर दिखाई दे रही है। तो ये बच्चों आपकी पोएम वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में प्रेस्क्राइब कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही छोटी बट इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है फॉग। फॉग मतलब होता है कोहरा, धुंध, सभी लोग जानते हैं, या पाला भी इसको बोल सकते हैं। कोहरा या धुंध, धुंध ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ये जो कविता है, इस कविता में कार्ल सैंडबर्ग ने हमें जो नेचुरल फिनोमेना है फॉग का, यानी कि कोहरा जिस तरह से प्राकृतिक रूप से गिरता है, उसके बारे में बताया है। दरअसल कोहरा होता क्या है, एक छोटा सा बादल टाइप का होता है जिसमें हल्का फुल्का सा पानी होता है, और वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में एटमॉस्फेयर में, वातावरण में मौजूद रहता है। जब सर्दी होती है तो इस कोहरे को देखा जा सकता है। इस पोएम में हमारे पोएट ने बहुत ही सुंदर ढंग से, जैसे कोहरा आता है तो कोहरे के वातावरण में आने की तुलना एक बिल्ली से करी है कि जब कोहरा आता है तो बिल्कुल बिल्ली की तरह से होता है। वो कहता है कि जिस तरह से कैट यानी कि एक बिल्ली किसी जगह पर आती है, चुपचाप दबे पांव आती है और फिर चुपचाप दबे पांव ही वहाँ से लौट जाती है, उसी तरह से कोहरा भी क्या करता है, चुपचाप आता है और गायब हो जाता है। कोहरा किसी भी समुद्र के क्षेत्र में, समुद्र के तट पर चुपचाप आता है और शहर में ऐसे छा जाता है जैसे चुपचाप बिल्ली आकर कहीं बैठ जाती है, फिर चारों तरफ देखती है बिल्ली। उसी तरह से कोहरा भी चारों तरफ छा जाता है और जब कोई भी बिल्ली को नहीं देख पाता, और उसी तरह से कोहरे को भी कोई समझ नहीं पाता कि कैसे वो आया और कैसे वो गायब हो गया। तो चलिए देखते हैं पोएम की इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को, जिसका नाम है फॉग। फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई कविता फॉग। पोएट कहता है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कोहरा आता है, कैसे आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के छोटे छोटे पंजों पर सवार होकर। अर्थात जिस तरह से बिल्ली चुपचाप दबे पांव आती है, उसी तरह से कोहरा भी वातावरण में धीरे धीरे